नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं कक्षा 12वीं की काव्य पुस्तक आरोह के पाठ 6 पर चर्चा के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडेय को जाता है। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूरी तरह स्थापित कर दिया था। ब्रज भाषा इसके बाद हिंदी काव्य से बाहर सी हो गई थी। छायावाद ने हिंदी कविता को नए शब्द, नए प्रतीक और नए बिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। उनके पिता पंडित राम साहेब तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। पिता की छोटी नौकरी और असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को बचपन में ही हो गया था। दलित शोषित किसानों के साथ हमदर्दी उन्हें प्रारंभ से ही थी। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष होते होते पिता का देहांत हो गया। संयुक्त परिवार का बोझ निराला पर आ पड़ा। 1918 में इन्फ्लुएंजा की महामारी में निराला ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के आधे लोगों को खो दिया। उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला ने कठिन परिस्थितियों में भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उनका देहांत हुआ। निराला ने 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त में मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई। वहां वे संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से संबद्ध रहे। 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में ही रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद का कार्य किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में प्रकाशित हुई थी। पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। निराला ने अपनी कविता में यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता में ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुंच सकता है। उनकी कविता में उनका चिंतन भी समाहित है, इसलिए उनकी कविताओं में दार्शनिक गहराई उत्पन्न हो जाती है। उनके किसान बोध ने उन्हें छायावाद की भूमि से आगे बढ़कर यथार्थवाद की नई भूमि निर्मित करने की प्रेरणा दी। विशेष स्थितियों, चरित्रों और दृश्यों के मर्म को पहचानकर उन्हें चित्रण का विषय बनाना निराला के यथार्थवाद की एक उल्लेखनीय विशेषता है। निराला पर आध्यात्मवाद और रहस्यवाद जैसी जीवन विमुख प्रवृत्तियों का भी असर है। निराला की शक्ति यह है कि वे संघर्ष की चुनौती से आंखें नहीं चुराते। निराला जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया। निराला ने अपनी भाषा के संबंध में जो किया, संभवतः हिंदी का कोई कवि उसकी तुलना नहीं कर सकता। निराला ने हिंदी के पौरुष को अमूल्य पूर्णता प्रदान की। विशेष भावों की अभिव्यक्ति के लिए उनको सहस्रों ऐसे शब्द गढ़ने पड़े जो संगीत, ताल और लय के साथ खड़ी बोली में खप सके। उनकी काव्य भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी है। आज हम आरोह में दी गई कविता बादल राग की बात कर रहे हैं। ये कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। इस कविता में निराला ने बादलों को क्रांति का दूत बताया है।
निराला ने बादलों को शोषित वर्ग का हितैषी बताया है। कवि ने कहा है कि बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, जबकि रईस और पूंजीपति बादलों से होने वाली वर्षा से तकलीफ पाते हैं। YouTube के चैनल डॉक्टर अजय रॉय पर संस्कृति संसद कार्यक्रम में इस कविता को गीत रूप में गाकर प्रस्तुत किया गया है। मैं उसका एक छोटा सा अंश आपको दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें। आपकी पुस्तक आरोह में बादल राग का केवल 6वां भाग ही दिया गया है, तो आज हम केवल इसी भाग की चर्चा करेंगे। आइए कविता का पाठ प्रारंभ करते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि इस समीर रूपी सागर पर हवा में तू तैरता रहता है, सुख सदैव नहीं रहता, इसी कारण कवि ने इसे अस्थिर कहा है। सुख पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। संसार के लोगों का हृदय दुखों के कारण दग्ध है। ऐसे दुखी हृदय पर क्रांति रूपी माया विद्यमान है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। निराला जी कह रहे हैं कि क्रांति के बादल तुम आओ और इस दुखी हृदय वाले संसार को अपनी क्रांति रूपी गर्जना से आनंद प्रदान करो। अर्थात जैसे वर्षा काल में बादलों की गर्जना सुनकर गर्मी से बेहाल लोगों को खुशी प्राप्त होती है, वैसे ही शोषण और अत्याचार से परेशान लोगों को क्रांति से खुशी मिलेगी। उसी तरह से पूंजीपतियों के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है। कवि ने बादलों को विप्लवकारी योद्धा और उनके विशाल रूप को रणनौका तथा गर्जन तर्जन को रणभेरी के रूप में दिखाया है। तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से शायित उन्नत शत शत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार शस्य अपार। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो कवि कह रहा है कि बादलों तुम बार बार गर्जना करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो। बार बार तुम्हारी वज्र के समान भयानक आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। अर्थात संसार तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज से भयभीत हो जाता है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बिजली गिरने से इस तरह से खंडित और नष्ट हो जाते हैं, जिस तरह से युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीरों को मृत्यु हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रांति से बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पर्वतों के खंडित होने पर छोटे पौधे हंसते हैं। इससे वो अपार हरियाली प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर अपने हाथ हिलाकर तुझे अर्थात बादल को बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रांति से शोषित व दलित वर्ग को लाभ मिलता है।
शोषित और दलित वर्ग जब अपनी आवाज उठाते हैं तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। घनी वज्र गर्जना से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए ऊंचे ऊंचे भवन केवल भवन ही नहीं है, ये तो गरीबों में भय पैदा करने के लिए बनाए गए आतंक भवन है। पूंजीपतियों ने इन्हें गरीबों का शोषण करके ही बनाया है। कवि कहता है कि अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाली बाढ़ का प्रभाव सदैव कीचड़ पर ही ज्यादा पड़ता है, अर्थात भयंकर जल प्रलय सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वो और अधिक विकसित हो उठती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रांति से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, जबकि निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग एवं कष्ट की स्थिति में भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। पूंजीपतियों ने उनके आर्थिक साधनों एवं धन पर कब्जा कर रखा है। इतना धन इकट्ठा कर लेने पर भी पूंजीपतियों को शांति नहीं मिलती। अपनी प्रियाओं की गोद में लिपटे होने के बावजूद बादलों की गर्जना अर्थात क्रांति की गूंज सुनकर वो कांप जाते हैं। उन्होंने क्रांति की गर्जना सुनकर भय से अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अपने मुंह को छुपाए हुए हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। कवि बादल अर्थात क्रांतिकारी से कहता है कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, वो बेचैन होकर तुझे बुला रहा है, वो हड्डियों का पिंजर बन गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि शोषित वर्ग शोषण के कारण बहुत ही कमजोर है और अब वो शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन है। शोषकों ने शोषित वर्ग की जीवन शक्ति छीन ली है, वो केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया है। कवि बादल अर्थात क्रांतिकारियों से कहता है कि हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसानों की गरीबी दूर करो, अर्थात क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। निराला के बादल राग के पहले भाग की संगीतमय प्रस्तुति आप YouTube की चैनल स्वर सेतु पोइट्री थ्रू म्यूजिक पर उपलब्ध प्रीति प्रजापति के इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर। राग अमर अंबर में, राग अमर अंबर में भर निज रोग, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर। तो हर बार की तरह इस बार भी आइए हम इस कविता को पढ़ाने की विधि पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति के जो वीडियो दिखाए हैं उसके आधार पर आप भी अपनी कक्षा में बादल राग की संगीतमय प्रस्तुति करा सकते हैं। कक्षा में इस बात पर चर्चा करिए कि कविता बादल राग में निराला जी ने बादलों का मानवीकरण किस प्रकार किया है, कैसे उन्हें क्रांति का प्रणेता बताया है। इसी तरह अन्य कवियों की कविताओं में भी मानवीकरण के उदाहरणों पर चर्चा करिए। निराला जी ने बादलों को लेकर किस तरह से गरीबों और शोषित वर्ग के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करने का रूपक खींचा है, इसकी चर्चा करिए और बच्चों को बताइए कि किस प्रकार कविता में रूपक बनाया जाता है। खड़ी बोली के कुछ अन्य कवियों की कविताओं का कक्षा में आप वाचन करा सकते हैं। विशेष रूप से छायावाद के अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह करने के लिए बच्चों से कहिए और उन पर चर्चा करिए। कवि ने बादल को किन नामों से पुकारा है और क्यों, इस पर भी चर्चा करिए। उदाहरण के लिए ए विप्लव के वीर, ए जीवन के पारावार शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ है।
वंचित वर्ग के लोगों विशेषकर किसानों को किन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है और किस तरह से पूंजीपति उनका शोषण करते हैं, इस विषय पर एक निबंध लिखवाइए या कक्षा में चर्चा करिए। इस शोषण का प्रतिकार वंचित वर्ग के लोग किस तरीके से कर सकते हैं। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार का अर्थ क्या है। इस वाक्य का प्रयोग कवि ने किनके लिए किया है और क्यों। कवि ने अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन क्यों कहा है और किसके लिए कहा है, इस पर कक्षा में चर्चा करिए। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, इसका अर्थ क्या है और कवि ने यह किसके लिए कहा है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे आरोह के अगले पाठ की कविता पर चर्चा के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।